हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब रेडी? चलो अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 साइंस। चलो हमारा चैप्टर 10 क्या था? लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलो यहाँ पर इस चैप्टर में हम दो पार्ट्स निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है वो मिरर का था जो हमने कंप्लीट कर लिया विथ न्यूमेरिकल्स, और अब हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 2। पर ये पार्ट 2 पूरा बेसिस है रिफ्रैक्शन पर। पार्ट 1 था रिफ्लेक्शन था। दोनों स्पेलिंग डिफरेंस है, थोड़ा बोलने की तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ध्यान रखना। अच्छा तरीका है, अच्छी सी नोटिस है, अच्छी सी नोटिस दी गई हुई मैंने, इस पर हम फॉलो करेंगे और हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। रेडी? चलो हमने पार्ट 1 अच्छी तरीके से समझ लिया है विथ न्यूमेरिकल्स, और अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10। ओके चलो अब पहले तो पार्ट 2 में बेसिक कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो पहला रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? यू नो दैट वेरी वेल, इफ एनी रे pass out one medium to another medium and is bent with direction of perpendicular side, so it's called to refraction. If one ray are coming out at another medium and coming in our nature, and it ray are bent with the another direction, direction will be changed, that is called to reflection. रिफ्लेक्शन किसे कहा जाएगा वो हम समझेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हम समझेंगे। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक लो ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे लो ऑफ रिफ्लेक्शन था वहां पर वो रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्शन बाद में पूरा समझाऊंगा, इसलिए अब दिक्कत नहीं होगी। और लो ऑफ रिफ्लेक्शन का उसका भी कुछ लो होगा, उसके भी कुछ रूल्स होंगे। चलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कुछ का उसकी कंडीशन रहेगी, वो हमें ढूंढनी है। चलो रे डायग्राम ऑफ लेंसेज के भी डायग्राम रहेंगे। जैसे हमने मिरर में डायग्राम सुना था, वैसे रे डायग्राम ऑफ लेंसेज में भी रहेगा। और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। लेंस फॉर्मूला यानी कि जैसे मिरर फॉर्मूला था वही जैसे लेंस में लेंस फॉर्मूला, वो भी जितनी मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थी वही ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम आज से शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक वो है हमारा रिफ्रैक्शन। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का किसे कहा जाता है वो हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। चलो स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। चलो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो उसकी एक डेफिनेशन है, देख लो अच्छी तरह से, सिंपल सी डेफिनेशन। द चेंज ऑफ डायरेक्शन of the light passing to the transparent from the transparent medium to another medium, so is called to refraction. So is called to refraction. आई बात समझ में the change of direction of the light from the transparent medium to another medium. like example यहाँ देख लो, मैं ये मीडियम, इसको मीडियम 1 बोलेंगे। मीडियम यानी आपको मालूम है स्पेस हो तो उसका अलग मीडियम रहता है। इन अवर नेचर तो उसका मीडियम भी अलग रहता है। आई बात समझ में? वाटर तो उसका अलग मीडियम रहता है। ग्लास यानी कि कांच जो होते हैं हमारे पास, ग्लास यानी इतना कांच का जो पोर्शन होता है उसे हम अनदर मीडियम बोलेंगे। तो उसे हम बोलेंगे M2, यहाँ पर M1 है। कोई लाइट रे यहाँ पर से आ रही है, देख लो यहाँ से आ रही है, और कोई रीजन से क्या हुआ, इसको जाना इस तरफ होगा, इस तरफ जाना चाहिए। हमारे हिसाब से ये अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो इस तरफ जाना चाहिए, इसकी रियलिटी इस तरफ है। और ये अगर एक मीडियम में से अगर दूसरे मीडियम में आएगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? चेंज, यानी कि ये जा रहा था इस तरफ, कोई रीजन से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस तरफ चला है, यानी कि डायरेक्शन उसकी क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए उसकी डायरेक्शन को किस तरह चेंज करना पड़ा ना, वो चेंज जो आता है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, आगे बात समझना इसी तरीके से। चलो रिफ्लेक्शन क्यों होता है? व्हाई क्यों रिफ्लेक्शन होता है भाई? क्योंकि रिफ्लेक्शन की जो लाइट रे की स्पीड में कुछ कटौती आती है या बढ़ोतरी आती है। आई बात समझ में? अगर ये रे इस तरफ जा रहा है, अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है,
यहाँ लाइट की स्पीड कुछ और होगी और यह मीडियम में चेंज होने के बाद यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, कई तरह के पार्टिकल्स होंगे। मीडियम जैसे बदलता है तो पार्टिकल्स भी वैसे बदल जाते हैं, इसलिए इसकी स्पीड इस मीडियम में कुछ और होगी। अगर इस मीडियम में आया तो उसकी स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी और यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स अलग तरीके से वर्क करते हैं, इसके पार्टिकल्स अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये रे इस तरफ में आता है और इसके पार्टिकल्स अलग तरीके से वर्क करते हैं, इसके हिसाब से उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। इसलिए हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। चलो, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स द वन मीडियम टू अनदर। When light rays are enter the another medium, then its speed will decrease, otherwise increase. That reason refraction do is one medium to another medium. Change the medium and do the refraction. चलो, क्या होता है, जो चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। जब मीडियम चेंज होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो रिफ्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी माइनर रहेगी। क्या रहेगी, माइनर। चलो, स्पीड, लाइट की स्पीड क्या रहेगी इन द वैक्यूम और रे? लाइट की स्पीड इन द वैक्यूम, लाइट रे, लाइट है, कोई लाइट है, वहां से रे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो उससे आने के लिए कुछ माइनर टाइम लगेगा, उसकी भी कुछ स्पीड होगी। तो लाइट रे की स्पीड इन द वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस क्रॉस कर सकता है। लाइट रे वो उस स्पीड और वैक्यूम में दोनों को सेम रखा गया है क्योंकि माइनर डिफरेंस होता है। वैक्यूम में लाइट स्पीड का माइनर डिफरेंस होता है, उसे हम निग्लेक्ट करेंगे, इसलिए लाइट स्पीड इन वैक्यूम और द एयर बोथ आर इक्वल। आई बात समझ में? ये रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है वो हमने सीख दिया। अब हम देखेंगे लो। चलो स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है हम देखते हैं। द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स टू द हाई, द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स टू द हायर, यानी कि हमें जब स्विमिंग पूल से हम ऊपर से देखते हैं तब हमें जो स्विमिंग पूल है उसकी जो लैंड है वो ऊपर दिखती है, ऊपर नजदीक दिखती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो एयर के मीडियम से देखते हैं इन वाटर। वो मीडियम हमारा रे जो आइस का रे जो होता है, लाइट रे होता है हमारा आइस का, वो कहाँ जाता है, एयर की पोजीशन से जाएगा ना, हम ऊपर से देखेंगे। चलो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल है, इसको स्विमिंग पूल कर दो, हमारी आइस यहाँ पर, हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर उसकी लाइट है पर वो हमें कितनी दिखेगी, थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। क्यों, क्योंकि हमारा लाइट है यहाँ पर जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ और ही तरह दिखेगा। इसलिए यहाँ पर भी कैसा होता है, रिफ्लेक्शन होने के कारण वो जो लैंड होती है स्विमिंग पूल की, जो नीचे की छत होती है वो हमें ऊपर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ऊपर। तो रियलिटी में क्या होती है, नीचे होती है पर हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन द पेंसिल पार्टिकल इमर्ज इन द वाटर। चलो हमने घर पे ये ट्राई तो की होगी, अगर नहीं की तो आप कर सकते हो। एक कांच का जो ग्लास आता है वो लेना है और उसमें से पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपकी जो पेंसिल रहती है उसको उसके अंदर डाल देना है। तो क्या होगा, आप देखोगे बाहर से, हम दूर से देखोगे तो आपको पेंसिल कट हुई नजर आएगी। यानी कि कैसा होगा, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं तो वहां पर भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, तो वहां पर ये भी होता है the bed and the surface of the water and air, क्योंकि वहां पर दो मीडियम पाए जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं इन द वाटर और हम कहां से देखते हैं, इन द एयर मीडियम। हम देखते हैं इन द मीडियम ऑफ वाटर पर आउटर साइड ऑफ द एयर मीडियम। हमने बाहर से देखा एयर के मीडियम में से, कहां से देखते हैं, एयर के मीडियम से इन द मीडियम ऑफ वाटर। इसी रीजन से एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा। रेडी, चलो। Lemon press in the glass, tumbler appears big. If we lemon add in the glass, then tumbler appears bigger. जो टम्बलर है उसके अंदर जो लेमन आपने डाला है वो लेमन बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बड़ा। क्यों टम्बलर में उसे लेमन क्यों बड़ा दिखेगा, क्योंकि लेमन जो होता है उस पर हम वहां पर से रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, आपने ये कई जगह देखा होगा, घर में भी ये यूज कर सकते हो। एक ग्लास लेना, उसमें अंदर लेमन डालो तो वो लेमन अपने साइज में बड़ा दिखेगा। चलो एक और लेटर ऑफ
appears to be raised when seeing the throat of glass. आप अगर बुक लेके बैठे हो तो बुक में देख सकते हो, या बुक के जो हैंड रिटन जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर ग्लास रख दो आप, तो आपको जो लेटर दिखेंगे वो बड़े दिखेंगे, यानी कि उसकी साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी। वहां पर भी ये रिफ्लेक्शन का लो यूज होता है। तो ये है यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन, अदरवाइज एग्जांपल ऑफ सम एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लिया। आपको अगर पूछे तो राइट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टू रिफ्रैक्शन, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। आप अच्छी तरीके से अपने आप भी कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा वो रिफ्रैक्शन का, वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और ग्लास स्लैब। ओके डन। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। चलो यहाँ पर समझ लो कि एक ग्लास है, छोटी फिगर करता हूं, इसके लिए आपको समझना चाहिए। रेडी? ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है, यानी कि दोनों मीडियम डिफरेंट है। चलो कोई रे है, कोई रे यहाँ से आता है, इंसिडेंट होता है। ये रे इसको P, Q, R और S, इसे सरफेस PQ बोलेंगे। कोई रे आता है इन द मीडियम ऑफ एयर, एयर के मीडियम में से कोई रे आता है, वो पास आउट होता है और यहाँ पर पड़ता है, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, चेंज। कैसे पता चलेगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चला आ रहा है। रेडी? और उसे रियलिटी में इस तरह से आना चाहिए था ना, उसे रियलिटी में इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, पर वो एक मीडियम में से अनदर मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, चेंज। वही डायरेक्शन चेंज यहाँ फिर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि ये वन मीडियम चेंज द अनदर मीडियम, तो वैसे फिर से उसकी डायरेक्शन क्या करेगा, वो चेंज करेगा। रेडी? आई बात समझ में? रेडी? चलो ये है सिंपल लाइन, ये हमारे लिए सिंपल लाइन है, यानी ये इससे दूर जाएगा। चलो देख लेते हैं ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे से बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, हमें इंसिडेंट रे बोला जाएगा। इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्यों इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं पर आ रहा था, यहाँ पर पड़ा, इसलिए इसको इंसिडेंट रे। तो यहाँ जो एंगल क्रिएट करता है उस नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट करता है, उसे हम बोलेंगे थीटा आई, बिकॉज़ एक इंसिडेंट एंगल है। आई बात समझ में? चलो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये थीटा आई 1 हम बोलेंगे, थीटा आई 1 हम बोलेंगे। चलो ये थीटा आर होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलेंगे थीटा आर 2। रेडी? इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन थीटा आर 2। चलो यहाँ पर भी ऐसा हो गया, सेम डायरेक्शन यहाँ पर एस, ये जो ये सरफेस है, ये सरफेस से ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये सरफेस पर कुछ और होगा, ये सरफेस पर कुछ और होगा। रेडी? चलो ये सरफेस पर यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर भी यही रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट होता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा आई 2 बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, थीटा आई 2। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा आई 2, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि उस डायरेक्शन कैसे बन जाएगी, चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ बनेगा थीटा आई 2, यहाँ पे बनेगा थीटा आई 2, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन दो बार आ रहा है। पहले तो रिफ्लेक्शन इसका हो ही गया था, बाद में इसके लिए तो ये इंसिडेंट है, नॉर्मल के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है उसे थीटा आई 2 कह दिया, और रिफ्लेक्शन होने के बाद इसे थीटा आई 2 कर दिया। ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, उसे हम x कहेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों में जितना डिफरेंस रहता है उसे हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्या? पार्शियल जो यहाँ डिस्टेंस क्रिएट होता है, ये जो डिफरेंस डिस्टेंस क्रिएट होता है। रेडी?
चलो उसे हम रिफ्लेक्शन और ग्लास स्लैब बोल सकते हैं। जो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है वो हमारा डिस्टेंस रहेगा। रेडी, कंप्लीट आई बात समझ में? ये हो गया हमारा क्लास तो ग्लास स्लैब। चलो ये किस पे डिपेंड है? चलो ये ग्लास स्लैब कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितने एंगल से रिफ्लेक्शन होगा, ये किस पे डिपेंड है? सबसे पहले तो ये इसके थिकनेस पे डिपेंड है। ये ग्लास कितना थिक है यानी थिन है। अगर ये ज्यादा बड़ा रहेगा यानी कि इसकी साइज ज्यादा बड़ी रहेगी तो ये ज्यादा दूर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बढ़ता जाएगा। अगर ये पतला रहा, ये ग्लास पतला रहा तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम होता जाएगा। रेडी, तो रिफ्लेक्टिंग ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है उस पर डिपेंड होगा रिफ्लेक्शन इंडेक्स, ये कितने रिफ्लेक्शन करता है, ये कितना रिफ्लेक्शन करता है, यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितना थिक है यानी थिन है, इस पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दोनों पे डिपेंड करता है। रेडी, आगे अच्छे तरीके से बात समझ में, इसे थीटा आई रिफ्लेक्शन यानी थीटा आई यानी कि रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू थीटा आई और रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि थीटा आर, इसे कहा जाएगा। रेडी, इसे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम बोलेंगे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो हमारा पुराना जो रे था वो इस तरफ जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, इसे पार्शियल डिफरेंस यानी डिस्टेंस बोलेंगे। रेडी, आगे बात समझ में, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हैं हो। चलो रेडी, नॉर्मल के साथ एंगल बनाना जरूरी रहता है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देख लो अच्छी तरीके से। रेडी, चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू कर देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? वो सुन देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के कई सारे लॉज हैं, एक ही लॉ है। The incident ray, reflected ray and the normal of the intersurface to the transparent medium at the point of incident all lie in the same plane. क्या बोलते हैं कि जहाँ का इंसिडेंट रे है, जो हमसे रिफ्लेक्टेड होता है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, जो नॉर्मल है आपका, वो सभी एक ही प्लान पर होने चाहिए। लाइक एग्जांपल ऑफ दैट, जो यहाँ पर आपका मीडियम है, ये आपके पास सरफेस है, इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट होना चाहिए, यहाँ से ही वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल भी यहाँ पर से ही बनना चाहिए, वो भी प्लान मिरर के साथ। ये सारे पॉइंट एक ही सरफेस पर, एक ही प्लान पर होने चाहिए। ये उसका लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। ये सभी एक ही प्लान, एक ही सरफेस यानी एक ही प्लान पर बनने चाहिए। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ नहीं है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, द नॉर्मल सरफेस आर इंसिडेंट एट ऑल लाई इनटू द सेम प्लान। आई बात समझ में? सभी एक ही प्लान पर होने चाहिए। ये हमारा रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट आफ्टर हम सीखेंगे स्नेल्स लॉ, हम सीखेंगे स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन आई और रेशियो ऑफ साइन आई is equal to ratio of incident angle and ratio of reflected angle is equal to constant। this is equal to ratio ढूंढना है sin i और sin r का, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं वो हम ढूंढ लेते हैं। चलो यहाँ पर कोई एक सरफेस है, अगर आप sin i और sin इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि इंसिडेंट अगर यहाँ से रहेगा, अगर इंसिडेंट एंगल यहाँ पर रहा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर जितना एंगल क्रिएट होता है ये विद द नॉर्मल, वो एंगल किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ। यानी कि यहाँ पर जितना थीटा यानी कि 30 रहेगा तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना रहना चाहिए? 30। कितना रहना चाहिए? 30। ये हम बोलेंगे, हम कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल रेशियो विद द रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी कांस्टेंट। ये रेशियो है एंगल, इसके 30 एंगल, तो इसका भी कितना रहना चाहिए? 30। दैट इज एन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ विल बी इक्वल होना चाहिए। चलो जितना इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा, जितना इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारे हिसाब से, यहाँ से इंसिडेंट एंगल इतना बड़ा होगा तो वहां से रिफ्लेक्टेड भी कितना, रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 60 हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा? 60। तो उससे हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ में देखिए द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आई यानी कि इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है
उसे हम बोलेंगे साइन लाइट, इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। चलो, साइन और रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट इन रेड कलर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये लाइट जो कलर है, लाइट का कलर है वो भी सेम होना चाहिए और मीडियम भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेडी? अगर एक मीडियम में से दूसरा मीडियम में आएगा, सेम कलर की लाइट है तो वो कैसी होगी? वन मीडियम भी दोनों का सेम होगा, मीडियम भी दोनों सेम होंगे। अदरवाइज यहाँ पर लाइट आएगी तो वहां पर एंगल कैसा होगा? सेम क्रिएट होगा, यानी कि साइन आई और साइन आर कांस्टेंट होगा। कब? जब लाइट एक ही कलर की हो, लाइट एक ही कलर की हो, वन मीडियम में से अनदर मीडियम में आएगा, वन मीडियम में से अनदर मीडियम में आएगा, तब उसका एंगल यहाँ पर जितना होगा उसी तो उतना एंगल वहां पर, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। आएगा समझ में? ये हमारा हो गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज जो हमने सीखा वो थियरी बेसिक थी, जो आज हमने सीखा वो थियरी बेसिक है। इसके बाद हम सीखेंगे लाइट की स्पीड का कितना क्या होता है, लेंस, ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। पर यह आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, समझना है। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर। रेडी? ये लर्न कर लेना अच्छी तरीके से, अगर नहीं आया तो वीडियो पोस्ट करके एक और बार देख सकते हो। रेडी? चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।